शुरू करते हैं भाई फिर आज का। कल हम जो ट्रेडिशन के बारे में, ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बारे में जो बात कर रहे थे, परंपरा और आधुनिकता के बारे में, तो उसी सिलसिले में आज फिर कुछ और ऐड करते हैं। जैसे अगर हम परंपरा और आधुनिकता की बात करें तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्टडी रही हैं या फिर एक दो विचारक हैं, उनके पॉइंट ऑफ से देखते हैं हम। जो एक तरह से सोशियोलॉजिकल स्टडी यानी समाज शास्त्र की जिन्होंने स्टडी किया है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो डीपी मुखर्जी, उनका काफी नाम रहता है। 1894 से लेकर 1961 तक इनका जीवन काल रहा और बंगाल में जन्मे थे और काम किया लखनऊ में। और मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से वो इतिहास लेखन करते हैं। एक तरह से सोशल साइंटिस्ट ऑफ मार्क्सिज्म उनके बारे में कहा जाता है। और एक तरह से मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव से वो इंडियन सोसाइटी की व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब भाई जिस तरह से अगर हम इंडिया की ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, ब्रिटिश उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिता यानी जिसे हम कहते हैं इंडिविजुअलिटी, इंडिविजुअलिज्म और कलेक्टिविटी, संघ के बीच में जो अगर हम रिश्ते की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं डायलेक्टिकल है। एक डायलेक्टिकल है यानी तर्क, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो रिलेशन है इन दोनों के बीच में वो है रिलेटिंग टू द लॉजिकल डिस्कशन ऑफ आइडियाज एंड ओपिनियन। और इसका अगर हिंदी अनुवाद करें हम तो वहां पे ये आता है कि द्वंद्व यानी एक तरह से द्वंद्वात्मक रिलेशन है, यानी आपस में जुड़े हुए एक तरह से द्वंद्व है। जिसे कहते हैं ना, मतलब भाई आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे हैं, यानी दो लोग आपस में युद्ध कर रहे हैं। यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि द्वंद्वात्मक रिलेशन है। अगर एक है तो दूसरी है, और एक के बिना दूसरी अधूरी है एक तरह से। और वो कहते हैं कि मतलब जिस तरह से कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो द्वंद्व का जो सिद्धांत है, ये एक तरह से उदार मानवतावाद के की प्रेरणा से संबंधित है। और वो कहते हैं कि मतलब भाई जिस तरह से जो ट्रेडिशन है वो भारतीय समाज को समझने के लिए एक केंद्र बिंदु है। और जब अंग्रेज भारत में आए और कहते हैं कि आधुनिकता आई, और फिर उसके साथ साथ जो परंपराएं रही, इन दोनों के बीच में एक द्वंद्व शुरू होता है। और जब इनकाउंटर होता है ट्रेडिशन और मॉडर्नाइजेशन का, तो कुछ केंद्रीय जो कहते हैं ना कि कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने आते हैं, अडेप्टेशन सामने आती है। और इनमें सब कुछ केसेस में कॉन्फ्लिक्ट भी हमें देखने को मिलता है। यानी जिस तरह से हम बात करते हैं ना कि मतलब जब दोनों चीजें सामने आती हैं तो उनमें विभेद भी, विरोधाभास भी है, एक दूसरे से लेने की पावर भी है, यानी एडेप्टेशन है, और कॉन्फ्लिक्ट भी है, यानी कई बार दोनों में झगड़ा भी है। यानी सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं है। ये सिचुएशन हमेशा एक ऐसी श्रृंखला के रूप में आगे बढ़ती है जहां पर हम कहते हैं कि मतलब भाई जो रिलेशन थे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में वो हमेशा एक जैसे नहीं रहे। योगेंद्र सिंह लिखते हैं कि डीपी मुखर्जी की जो राइटिंग थी उसमें हम पाते हैं कि एक सिस्टमैटिक कंसर्न है। कंसर्न किसके बारे में है? एनालिसिस ऑफ इंडियन सोशल प्रोसेस
फ्रॉम ए डायलेक्टिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वो कहता है कि द्वंद के रूप में हमें, जब हम भारतीय सामाजिक प्रक्रिया की बात करते हैं तो हमें एक द्वंद दिखाई पड़ता है। और जब द्वंद दिखाई पड़ता है, वो कहते हैं कि उन्होंने मेनली जो ट्रेडिशन थी उसको इनकाउंटर दिखाया वेस्ट के साथ। और कहते हैं कि बहुत सारी जो सांस्कृतिक जो कॉन्ट्राडिक्शन थे, विरोधाभास थे, और दूसरी तरफ जो मिडिल क्लास का राइज हो रहा था, ये चीजें भी हमें साथ साथ देखने को मिलती। और इन जो नई फोर्सेस सामने आती हैं, यानी जो कल्चरल कॉन्ट्राडिक्शन थे और मिडिल क्लास, इनसे एक तरह से कहते हैं कि मतलब एक कहते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट था उसका एक वो सामने आता है। मतलब कहते हैं कि मतलब भाई एक जनरेट होता है डायलेक्टिकल प्रोसेस, यानी द्वंद्वात्मक चीजें मेरे सामने आती हैं और जो क्लास स्ट्रक्चर में भी हमें देखने को मिलती हैं। वो कहता है कि जो इनकाउंटर है, यानी जो एक तरह से विरोधाभास है या फिर झगड़ा है, कॉन्फ्लिक्ट है इंडियन ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में, वो कहता है कि दो परिणाम से हमें वो स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पहला है तो कॉन्फ्लिक्ट, यानी इनके बीच में झगड़ा है, आपस में द्वंद है कुछ। और दूसरा सिंथेसिस, यानी दोनों एक दूसरे से कुछ ले रहे हैं। ये मतलब को हम ये कह सकते हैं कि एकल मार्ग नहीं है, यानी एक तरफा मार्ग नहीं है कि एक तरफ मॉडर्निटी जा रही है, दूसरी तरफ ट्रेडिशन जा रही है। दोनों के बीच आपस में कोई संबंध नहीं है, दोनों ही आपस में एक दूसरे से, वो कहते हैं ना, जैसे हम पहले ही बात कर रहे हैं, कहीं पे झगड़ा भी है, कहीं पे विरोधाभास भी है, और कहीं पे परस्पर ग्रहण करने की भावना भी है। और डीपी मुखर्जी दिखाते हैं कि मतलब जो इंडियन सोसाइटी है वो जो इंटरेक्शन है उसके आधार पर ही बनी है। ये ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के बीच में जो इंटरेक्शन है, यानी जो एक तरह से बीच में जो भाव है या आपस में जो संबंध स्थापित हो रहे हैं, उनसे बनी है। और इसी से हमें यानी सोसाइटी की एक तरह से की एनालाइज करने के, यानी विश्लेषण करने का एक वो मिलता है। डीपी मुखर्जी ने एक किताब लिखी थी, मॉडर्न इंडियन कल्चर, ए सोशियोलॉजिकल स्टडी, जो 1942 में पब्लिश हुई, जिसमें वो कहते हैं कि मतलब जो ट्रेडिशन, जो करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रेडिशन इंडियन कल्चर के अनुसार, इस प्रकार वो कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है वो दर्शाती है कुछ सामान्य परंपराएं, और उनसे एक जनरल एटीट्यूड बना है, दैट हैव गिव राइज टू ए नंबर ऑफ जनरल एटीट्यूड्स, यानी बहुत सारे सामान्य अवधारणाएं या एटीट्यूड्स बने उनसे। और इन जो भी एटीट्यूड्स बने हैं, यानी जो एक तरह से धारणाएं बनी हैं, उन्होंने बुद्धिज्म से, इस्लाम से, जो पश्चिमी व्यापार था और संस्कृति थी, उनसे होते हुए एक तरह से इन्होंने शेप अपनी, मतलब कहते हैं ना कि अपना रूप धारण किया एक तरह से। और वो कहते हैं कि ये जो सारी व्यवस्था बनी है मध्यकाल से, यानी प्राचीन काल में बुद्धिज्म से लेकर के और पश्चिमी सभ्यता के आने तक का जो प्रोसेस रहा है ट्रेडिशन का, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी आई है जहां पर हमें कहते हैं ना कि कॉन्फ्लिक्ट भी है, असिमिलेशन भी है, यानी एक तरह से एक साथ मिलने की संभावनाएं भी हैं, और उनमें से भारतीय संस्कृति जो आज हमारे सामने वो दिखाई पड़ती है।
वो कहता है कि ना तो ये पूर्ण रूप से हिंदू है जो भारतीय संस्कृति है, ना पूर्ण रूप से इस्लामिक है, और न ही पूरी रूप से एक तरह से जो वेस्टर्न कल्चर थे, उनकी जो जीवन और विचार थे, उसकी रेप्लिका यानी उसका एक तरह से नकल है, और न ही ये पूर्ण रूप से एशियाटिक प्रोडक्ट है। नहीं यानी मतलब हम ये कहें मतलब पूर्ण रूप से ये सिर्फ एशियाई मॉडल है, ऐसा भी नहीं है। यानी जो डीपी मुखर्जी कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, समाज है, जिसमें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी हमें देखने को मिलती हैं, वो पूर्ण रूप से किसी एक हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज्म या फिर वेस्टर्न या फिर एशियाटिक एक चीज नहीं है। यानी बहुत सारी चीजें आपस में मिली हुई हैं, और उसी से एक तरह से कॉमन कल्चर यानी कॉमन इंडियन कल्चर बनती हमारे सामने। ट्रेडिशन की जब वो बात करते हैं तो कहते हैं कि ट्रेडिशन का जो अवधारणा है, बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ट्राइबल्स और वेस्टर्न मॉडर्निटी, इन सब से बनी भारत की जो सभ्यता है, जो मतलब जो परंपरा है, यानी सब का मिश्रण है एक तरह से। फिर वो कहते हैं कि जिस तरह से एक क्लासिफिकेशन देते हैं, 3 हिस्सों में बांटते हैं ट्रेडिशन को डीपी मुखर्जी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सायरी, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राइमरी ट्रेडिशन में प्राइमोर्डियल वो होता है जो पूर्ण रूप से भारतीय चीज है एक तरह से। जब हम अपने साहित्य की बात करते हैं और वो चीजों की बात करते हैं तो कहते हैं कि जो पहला जो चीज है, जो तत्व है, वो भारतीय व्यवस्था से निकलता है, साहित्य से निकलता है, संस्कृति से निकलता है, प्राचीन समय की, और ऑथेंटिक उस इंडियन सोसाइटी कॉन्सेप्ट में वो ऑथेंटिक माना जा रहा है एक तरह से। सेकेंडरी जो ट्रेडिशन है वो तब की बात है जब मुस्लिम भारत में आए, और उसे एक तरह से मतलब जो सेकेंडरी ट्रेडिशन थी, यानी जो दूसरे स्तर की थी परंपराएं, वो विकसित होती है। जैसे हम जब बात करते हैं ना कि भारत में जब इस्लाम की आगमन होता है दिल्ली सल्तनत की स्थापना के पश्चात, तो कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू संस्कृति का विनाश हो गया है, कुछ लोग कहते हैं कि मुस्लिम संस्कृति का विकास हो गया है, मगर अधिकतर जो लोग मानते हैं वो कहते हैं कि सामासिक हिंदू मुस्लिम कल्चर का डेवलपमेंट होता है उसमें, यानी जिसको हम कहते हैं ना कि कंपोजिट इंडो मुस्लिम कल्चर, उसका विकास हमें वहां पर देखने को मिलता है। और वहां पर हम कहते हैं कि जो परंपराएं जो चलती आ रही थी वहां पर ये है कि युद्ध काल को छोड़ करके अन्य काल में हमें कभी भी इतने बड़े स्तर पर जो गैर मुस्लिम लोग थे उनको सताने का, या फिर ये कहते हैं ना कि मतलब भाई रूटीन में उदाहरण नहीं मिलते हैं, चाहे वो मुस्लिम थे, बुद्धिस्ट थे, जैन थे, क्रिश्चियन थे, कोई भी थे। मुस्लिम शासकों द्वारा उनको दबाए जाने के प्रमाण हमें रूटीन में नहीं मिलते हैं। तो एक तरह से एक ऐसी, यानी मुस्लिम को भी ये समझ में आ चुका था जो शासक थे कि भाई जब तक भारतीय लोगों को, अगर यहाँ भारतीय लोगों के ऊपर शासन करना है तो हमेशा उनका विरोध करके शासन नहीं कर सकते। तो ये भी बात मतलब उनको समझ में आती, इसलिए वो ज्यादा आग्रही नहीं बनते हैं। कुछ शासकों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर हम ये देखते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम जो कल्चर थी उसको दोनों को तवज्जो दे रहे हैं लोग। तीसरी के बारे में डीपी मुखर्जी बात करते हैं तो कहते हैं कि जो ब्रिटिश भारत में आए और फिर उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम जो संस्कृति थी उसको एक बड़ा बदलाव का हमें मतलब वो देने को मिलता है। ग्रेटर मेजर ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन देम रिगार्डिंग टू यूटिलाइजेशन अप्रोप्रिएशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो कहता है कि जो तीसरी प्रकार की उदाहरण है वहां पे कॉन्सेप्चुअल थॉट मिलते हैं हमें, और डिफरेंस मिलते हैं अलग अलग प्रकार के। अभी जो डिफरेंसेस हैं यहीं से हमारी जो कहते हैं ना कि मॉडर्निटी की शुरुआत अगर हम माने, वैसे तो मैं ये मानता हूं कि भाई बुद्ध भी अपने समय के मॉडर्न व्यक्ति रहे हैं, और जितने भी जो हमारे भक्ति रिफॉर्मर रहे हैं
चाहे वो सगुण धारा के थे, निर्गुण धारा के थे, या चाहे वो तुलसीदास, सूरदास, या फिर नानक, कबीर, रैदास, ये लोग जिन्होंने वो कहते हैं ना कि अपने समय की जो बुराइयां थी उनको दूर करने और नए प्रकार के समाज के सृजन की जब वो बात करते हैं तो वो आधुनिक है उस जमाने के। और उसी प्रकार से जब हम महावीर स्वामी या महावीर बुद्ध की, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं तो वो भी अपने समय के एक तरह से कहते हैं ना कि मतलब भाई आधुनिक व्यक्ति रहे हैं। तो ये जो आधुनिकता है ये अंग्रेजों से ही शुरू होती है, ऐसी धारणा नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो ब्रॉडर वे में इतिहास लेखन में जो माना जाता है वो ये कि अंग्रेजों के आने के बाद हम आधुनिकता की बात करते हैं, और अंग्रेजों के आने के बाद अगर आधुनिकता की बात की जा रही है तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि मतलब भाई जो ट्रेडिशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल थॉट्स, यानी अभी तक जो थॉट्स थे, विचार थे, उनमें काफी कुछ नया परिवर्तन या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं प्रमुख रूप से। सोर्सेज ऑफ ट्रेडिशन की अगर बात करें तो कहते हैं कि मतलब जो मेजर सोर्स ऑफ ट्रेडिशन आर हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम एंड वेस्टर्न कल्चर, बट विथ ट्रेडिशन, फॉर इंस्टेंस ऑफ हिंदुइज्म और इस्लामिक constitute a broader Indian tradition। यानी यहां पर अगर हम ये कहें कि जो हिंदू इंडिया था वो ही इंडियन ट्रेडिशन है, ऐसा भी नहीं है। जो मुस्लिम इंडिया था वो ही ट्रेडिशन इंडियन ट्रेडिशन है, ऐसा भी नहीं था। यानी एक तरह से जो हम बात करते आ रहे हैं वो ऐसी बात है कि एक तरह से अगर हम कहें कि यही सब कुछ था फाइनल, वो चीज हम नहीं मान पाएंगे। दूसरे व्यक्ति है डी एन मजूमदार, धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। 1903 से 60 तक ये इनका जीवन काल रहता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, और लखनऊ में इन्होंने अपना शासन वो कहते हैं कि अपना लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी 1928 में, और अपनी पूरी लाइफ फिर वहीं रहती है। और अपने इसमें कस्टम, बिलीफ ऑफ ट्राइब्स एंड कास्ट, वो इनका जो एक तरह से मेजर एरिया था स्टडी का। और वो कहते हैं कि मतलब भाई जब हम इंडियन ट्रेडिशन को समझते हैं और ट्राइबल्स के थ्रू इस इंडियन ट्रेडिशन को समझने का प्रयास करते हैं, जो ट्राइबल्स का अध्ययन था उसके अंदर, और बहुत सारे गांवों की वो स्टडी करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में। एक तरह से मजूमदार का जो एरिया रहा है, हाँ, तो एक तरह से सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं वो। लोकल कल्चर के ऊपर विकास की बात करते हैं, यानी जो ग्रामीण एरिया में या फिर ट्राइबल्स की जो लोकल कल्चर थी वहां से ट्रेडिशन बनी है, इस तरह की वो बात शुरू करते हैं। यानी जो सेंट्रल रोल है ट्रेडिशन का, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की बात करते हैं। और एक तरह से जो कॉन्टेक्स्ट है वो कहते हैं कि द पास्ट मस्ट बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट, यानी जो पास्ट है, जो भूतकाल है या जो इतिहास है, उसको वर्तमान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए। एंड द प्रेजेंट विल स्टेबलाइज द फ्यूचर, और जो वर्तमान है वो फ्यूचर को स्थिर करेगा, यानी स्टेबलाइज करेगा। इफ इट कैन फाइंड इट्स फुलफिलमेंट ऑफ मोरिंग द पास्ट। एक तरीका ये होता है ना कि मतलब भाई एक तो हम पास्ट को लेके रोते रहते हैं, हमारे पास्ट में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। यानी जो ब्रिटिश सिस्टम किया था, ब्रिटिश सिस्टम यही था कि उन्होंने जो भारतीय जो पास्ट था, ये इतिहास था,
उसके ऊपर हमेशा उन्होंने घृणा का भाव रखा या फिर एक तरह से क्रंदन का भाव रखा कि भारतीयों का विकास नहीं हो पाया। तो फ्यूचर जो स्टेबलाइज हो, फ्यूचर तो स्टेबलाइज हुआ ही नहीं। तो कहते हैं कि ये जो फुलफिलमेंट की जो बात है मूरिंग की, यानी मूरिंग उस पास्ट के ऊपर वो कहते हैं ना कि नेगेटिविटी खत्म हो जानी चाहिए। वो कहते हैं देयर इज ए नो गोल्डन एज, देयर कैन बी नन इन द फ्यूचर। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और वो देयर कैन नन इन द फ्यूचर, मतलब गोल्डन एज जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बुद्धिज्म, सॉरी गुप्त काल में गोल्डन एज थी, वो था कि जो गोल्डन एज का जो कॉन्सेप्ट है वो बात किसी भी इतिहास में नहीं हो सकता, नन इन द फ्यूचर, क्योंकि वो आगे भी नहीं हो सकता। लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट एंड इट्स अनफोल्डिंग। इट हैज थ्रोन आउट इंडिविजुअल who are misfit and the latter have both helped and hindered cultural progress। वो कहता है कि जो लाइफ है एक प्रोसेस है एडजस्टमेंट, और कहता है कि ये उन व्यक्तियों को बाहर निकाल देता है जो इस सिस्टम में मिसफिट होते हैं, अंदर जो नहीं। मम्मी बस बस जो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था डीपी मुखर्जी का और दोनों के अलग अलग रहते हैं। पहला मार्क्सिस्ट है, दूसरा एक तरह से फंक्शनलिस्ट है, यानी जो मतलब ग्रामीण एरिया में रहता है, या फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और डीपी मुखर्जी जो था वो फिलोसफी की तरफ ज्यादा है, तो फिलोसफी और इकोनॉमिक्स की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड रहते हैं। और जो मजूमदार हैं वो एक तरह से फील्ड वर्कर है, यानी एक तरह से जो कहते हैं जमीनी स्तर पर जो कार्य हो रहा है, या जो एक तरह से लेखन या फिर विकास का जो स्वरूप हमें दिखाई पड़ रहा है, उसकी तरफ उनका रुझान है। बिकॉज ऑफ फील्ड एक्सपीरियंस ही रेफर टू मॉडर्निटी इन टर्म्स ऑफ इथनोग्राफिक इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन बिलोंगिंग्स टू कस्टम ट्रेडिशन। और मॉडर्निटी को वो कहते हैं कि जो एक तरह से ना इथनोग्राफिक ट्रेडिशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि भाई नरशास्त्रीय, यानी मानव का इतिहास का जब अध्ययन होता है तो एथनिक ग्रुप्स में वो लोग बटे होते हैं, और उन एथनिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग उनकी ट्रेडिशन होती है, कस्टम होते हैं, कल्चर होते हैं, और वहीं पे फिर हमें मॉडर्निटी दिखाई पड़ती है। तो ये एक तरह से इन दो महत्वपूर्ण व्यक्तियों का एक ट्रेडिशन के ऊपर एक तरह से हम कह सकते हैं कि समझ थी। और अब हम अगर बात करें ट्रेडिशन और मॉडर्निटी के, अगर उस तरह की बात करें हम, जैसा अगर अभिनव में भी हमने देखा कि पहली बात आती है जो हम कल बात कर रहे थे, एक तरह से ट्रेडिशन को हमने जब कल हम बात कर रहे थे, एक तरह से ऑब्सेशन के रूप में उसको लिया जाता है, यानी ऑब्सेस्ड हो जाते हैं जब हम ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जब भी कभी कोई परंपरा की बात करते हैं तो कहते हैं लोग उस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा। एक ऑब्सेशन की भावना, यानी पवित्रता की भावना हमें दिखाई पड़ती है। और जब हम 1950 के दशक की बात करते हैं तो जो भारत में जो परंपराएं थी और जो आधुनिकता थी, उसके ऊपर सबसे हॉट डिबेट्स उस समय होती हैं। उसी समय डीपी मुखर्जी की किताब आ रही है, और उसी समय फिर बाद में ये मजूमदार की किताब आ रही है ट्रेडिशन और कल्चर के ऊपर। तो साथ में उसमें जो पश्चिम संसार था, यानी वेस्टर्न जो कल्चर थी,
वहां पर भी इनके ऊपर काफी मतलब एक तरह से स्टडीज हो रही हैं। और एक तरह से हम कहते हैं ना कि मतलब भाई पुनर्जागरण के बाद आधुनिक युग शुरू हो चुका था, और उसके साथ साथ फिर एक रिलीजन के ऊपर, साइंस के ऊपर, स्टेट के ऊपर, और फंडामेंटलिज्म यानी जिसे हम कहते हैं ना कि मौलिक कर्तव्य टाइप का जो व्यवस्था होती है, उसके ऊपर एक डिबेट्स चल रही हैं इस समय पर। और जब हम मध्यकाल की बात करते हैं, यानी जब हमने प्राचीन काल की बात की, अगर ट्रेडिशन के बारे में बात करते हैं तो हम फिर बुद्धिज्म की बात करते हैं। उससे पहले हम फिर जो वैदिक साहित्य है, उपनिषद वगैरह है, उनकी बात करते हैं, फिर धर्म ग्रंथों की बात करते हैं, वहां से कहते हैं कि भारतीय ट्रेडिशन निकले हैं, और फिर उन पे प्रभाव पड़ा है बुद्धिज्म का या फिर जैनिज्म का, आगे चलकर वैष्णव सेक्टरिज्म। हम धर्म की बात इसलिए करते हैं क्योंकि भारत का जो समाज है वो धर्म से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और हमारी जो एक तरह से हम कहते हैं कि जो कल्चर है, कॉन्सेप्ट है, वो अधिकतर चीजें वहीं से निकल कर आ रही हैं। और वहां पर जो चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उन्हीं का प्रभाव मनुष्य के माइंड सेट के ऊपर ज्यादा पड़ता है। और हम कहते हैं ना कि प्राचीन काल में तो ऐसे थे नहीं हम, अब कैसे मान लें नई चीजों को, या फिर कोई भी नई चीज या फिर नया विचार को अपनाने में हिचक करते हैं। वो हिचक का कई बार रीजन ये भी होता है कि वो कहीं उनके अधिकार छोड़ने की बात तो नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से हम पैट्रियार्की की बात करते हैं, यानी पितृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं, अगर वो महिलाओं को मुक्ति देने की बात कर रहा है तो उसको, उस विचार को वो लोग नहीं मानेंगे। वो फिर कहेंगे ट्रेडिशन हमारे ये कहती है कि भाई महिलाओं के साथ तो एक तरह से उनके साथ कोई रक्षात्मक कवच होना चाहिए। और इसीलिए मनु कहता है शायद कि भाई बचपन में महिला पुत्र के अधीन, जवानी में अपने पति के अधीन, और बुढ़ापे में अपने पुत्र के अधीन होती है। यानी उसको, उसके पीछे रीजन ये भी बताया जाता है कि महिलाओं के पास सोचने की शक्ति नहीं होती है। अब परंपरा इस तरह की है तो उन चीजों को फिर ये लोग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। फिर कहते हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो फ्यूडलिज्म था, जो सामंतवादी सोच थी या सामंतवाद था, उसको जो सबसे पहली जो टक्कर दी गई, वो दी गई रैशनैलिटी यानी तर्क के द्वारा, जिससे हम कहते हैं मॉडर्निटी शुरू होती है, कैपिटलिज्म के द्वारा और साइंस के द्वारा। यानी जो फ्यूडलिज्म था या जो सामंतवाद था, उसको जो चैलेंज मिला पहला, वो तर्क के द्वारा मिला। दूसरा कैपिटलिज्म, यानी एक तरह से जीने का तरीका सामंती नहीं है, यानी आप अपने आप में आत्मनिर्भर हो, वो चीज महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि भाई अब आपको दूसरे पे भी डिपेंड होना पड़ेगा। यानी एक तरह से सामाजिक कल्चर बनानी पड़ेगी जिसमें ये रहेगी आपके वजूद होना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि दूसरे का होना भी महत्वपूर्ण है। और साइंस का विकास तो हुआ ही। और जब हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया की बात करते हैं तो एक तरह से हम क्या बात करते हैं, जिस तरह से लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, यानी भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो एक तरह से उदारवाद की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, और कैपिटलिज्म की बात करते हैं। और जब ब्रिटिश भारत में आए और यहाँ पर अपने औपनिवेशिक ताकतों के द्वारा भारतीय जनता का शोषण किया, मगर इनके अपने एफर्ट से, ये न चाहते हुए भी भारतीय जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था भारतीय सोसाइटी का, उसमें हस्तक्षेप हो गया। यहाँ पर बात ये आती है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि जो ये मूल्य थे जिनको हम, अक्षर पानी पिला रहे इसको, एक मिनट रुकना भाई।
तो इस प्रकार से जैसे हम बात करते हैं ना कि उदारवाद की या फिर डेमोक्रेसी की या फिर कैपिटलिज्म की, ये जो मूल्य हैं ये भारत में सोसाइटी में पहले नहीं थे। अंग्रेजों से आने से पहले कहाँ लोकतंत्र था, ना उदारवाद था, क्योंकि हम जिस तरह का जीवन व्यतीत करते जा रहे थे वो ट्रेडिशनली सिस्टम के द्वारा एक तरह से जीवन जिया जा रहा था। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि मतलब भाई एक तरह से ऐसी व्यवस्था हमारे सामने थी जो मूल्य मॉडर्निटी ने लाकर दिए, उससे समाज का विकास का जो स्वरूप था वो बदल जाता है। तो ये एक तरह से हम आज इतना ही करते हैं, कल इसके ऊपर फिर लास्ट लेक्चर लेंगे। तो यानी जो मूल्य एक तरह से भारत में नए आए अंग्रेजों के आने के बाद, और जिस तरह से औपनिवेशिक जो शासन रहा अंग्रेजों का, उसमें धीरे धीरे भारत में लोकतंत्र की स्थापना के जो प्रयास किए गए विभिन्न चार्टर एक्ट के माध्यम से, और उसके बाद फिर 1892-93 का जो एक्ट था वो, फिर 1909, 1919 और 1935 एक तरह से लोकतांत्रिक स्वरूप भारत के अंदर स्थापित करने का प्रयास किया गया। हालांकि ये उतना लोकतांत्रिक नहीं था जितना होना चाहिए था, मगर एक कहते हैं कि ट्रेनिंग भारतीयों को इस तरह से दी जा रही थी। तो और डिटेल में इसको फिर कल देखेंगे। अभी आज जो करवाया उसमें कोई आपको कोई समस्या हो या फिर कोई बात समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं, या चाहे आप नोट बना लेना, कल डिस्कस कर लें उसको। बताओ भाई हितेश। आ गया सर समझ में। सोनू, रंगा यानी प्रियंका, बताओ प्रियंका। यस सर। आगे समझ में? आगे सर। चालू। आ गया सर समझ में। अच्छा, बाकी और किससे पूछूं भाई? ये मनदीप कुमार कौन है? क्या नाम फिर भूल गया मैं। जो आरती। हाँ जी सर आ गया। आगे समझ। चलो फिर कल मिलते हैं। मेरे अपने वीडियो तो ऑन कर लो एक बार, देख कौन कौन आ रहे हैं। ज्योति, आरती, सरोज भी आ रही है आज तो है।